वेलकम टू माय चैनल आईसीयू विद अजय। आज हम एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो आईसीयू में रोज देखी जाती है, एक्यूट किडनी इंजरी यानी एकेआई। ये बॉडी के फिल्ट्रेशन सिस्टम का एक अचानक और पोटेंशियली खतरनाक शटडाउन है। इस एक्सप्लेनर में हम इसके बारे में सब कुछ डिटेल में समझेंगे। ये कोट दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर फोकस करता है, सडन और रिवर्सिबल। देखिए, क्रॉनिक किडनी डिजीज की तरह नहीं है जो सालों में डेवलप होती है। एकेआई एक अचानक आने वाला क्राइसिस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऑफन रिवर्सिबल है, यानी टाइम पर डायग्नोसिस और मैनेजमेंट से किडनी फंक्शन आमतौर पर ठीक हो सकता है। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे इस सडन शटडाउन को डिफाइन करने से, फिर एनाटॉमी और पैथोफिजियोलॉजी में डाइव करेंगे। हम कॉजेज और रिस्क्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशंस को कवर करेंगे, और आखिर में आउटकम्स और एक क्विक समरी। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, एकेआई द सडन शटडाउन। यहाँ हम इस क्राइसिस को डिफाइन करेंगे और इसका क्रॉनिक डिजीज से फर्क समझेंगे। तो आखिर एकेआई है क्या? बेसिकली ये किडनी फंक्शन का एक अचानक यानी अब्रप्ट डिटेरियोरेशन है जो कुछ घंटों से लेकर 7 दिन के अंदर हो जाता है। इसकी वजह से बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे यूरिया और क्रिएटिनिन जमा होने लगते हैं और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बिगड़ जाता है। एक बात याद रखना जरूरी है कि एकेआई एक सिंड्रोम है, कोई एक सिंगल डिजीज नहीं। और हाँ, अब इसके लिए पुराना टर्म अक्यूट रीनल फेलियर या एआरएफ यूज नहीं होता, बल्कि एकेआई ही कहते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए, किडनी डिजीज एक कंटिन्यूअम की तरह है। जब किडनी फंक्शन 7 दिन के अंदर खराब हो तो उसे एकेआई कहते हैं। अगर ये प्रॉब्लम 7 से 90 दिन तक चलती है तो इसे अक्यूट किडनी डिजीज या एकेडी कहते हैं। और अगर ये प्रॉब्लम 90 दिन से ज्यादा रहे तो उसे क्रॉनिक किडनी डिजीज या सीकेडी क्लासिफाई किया जाता है। ये डेफिनेशंस हमें प्रॉब्लम की ड्यूरेशन और सिवियरिटी समझने में मदद करती हैं। इस स्लाइड में एकेआई और सीकेडी का फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, एकेआई अचानक होता है, घंटों या दिनों में, जबकि सीकेडी धीरे धीरे महीनों या सालों में होता है। सबसे बड़ा फर्क, एकेआई अक्सर रिवर्सिबल होता है, मतलब ठीक हो सकता है, जबकि सीकेडी आमतौर पर इररिवर्सिबल और प्रोग्रेसिव होता है। एकेआई का ट्रिगर कोई अक्यूट इंसल्ट होता है, जैसे सेप्सिस या डिहाइड्रेशन। सीकेडी की वजह लॉन्ग टर्म डिजीजेज हैं, जैसे डायबिटीज। इसलिए एकेआई में अर्जेंट मैनेजमेंट की जरूरत होती है, जबकि सीकेडी में हमारा फोकस प्रोग्रेशन को स्लो करना होता है। अब सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम कितनी कॉमन है। हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले करीब 7% पेशेंट्स में एकेआई हो सकता है, लेकिन आईसीयू में ये नंबर बढ़कर 30% तक हो जाता है। सोच के देखिए, हर 3 में से 1 पेशेंट। इन नंबर से आप समझ सकते हैं कि आईसीयू प्रोफेशनल्स के लिए इस टॉपिक को मास्टर करना कितना जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। किसी भी बीमारी को समझने के लिए पहले उस ऑर्गन को समझना जरूरी है। तो चलिए बॉडी के इस इंजन रूम यानी किडनी को देखते हैं और समझते हैं कि ये फेल कैसे होती है। किडनीज पेयर्ड रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स हैं, मतलब पेट के पिछले हिस्से में होती हैं। हर किडनी में लगभग 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन के 2 मेन पार्ट्स हैं। एक है ग्लोमेरुलस, जिसे आप एक हाई टेक छलनी की तरह समझ सकते हैं, जो ब्लड को फिल्टर करता है, और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल्स, जो जरूरी चीजों को वापस एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक हेल्दी किडनी करती क्या है? पहला, ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर होता है। दूसरा, ट्यूब्यूल्स जरूरी सब्सटेंसेस को रीअब्जॉर्ब करती हैं। तीसरा, ट्यूब्यूल्स एक्स्ट्रा वेस्ट को फिल्ट्रेट में सिक्रीट करती हैं। चौथा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है यूरिन, वो एक्सक्रीट हो जाता है। और पांचवा, इन सब प्रोसेसेस का जो मेन मकसद है वो है होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, यानी बॉडी के फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस को बिल्कुल ठीक रखना। तो एके होता कैसे है? ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। शुरुआत होती है रीनल हाइपोपरफ्यूजन से, मतलब किडनीज को ब्लड फ्लो कम मिलना। इसकी वजह से इस्कीमिया होता है, यानी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता। जो हमारे हाईली एक्टिव ट्यूबुलर सेल्स हैं, उनका एनर्जी सोर्स एटीपी खत्म होने लगता है, जिससे वो डैमेज होकर मर जाते हैं। ये इंजरी एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है, जो डैमेज को और बढ़ा देती है। और इस पूरे कैस्केड का फाइनल रिजल्ट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या जीएफआर का गिर जाना। जैसे ही जीएफआर गिरता है, हम कहते हैं पेशेंट को एकेआई हो गया है। ओके, हमने देखा कि किडनी के अंदर इंजरी कैसे होती है। अब हम अपना फोकस क्यों और किसको पर शिफ्ट करते हैं।
मतलब इस इंजरी को क्या चीजें ट्रिगर करते हैं और कौन से पेशेंट्स सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। AKI के कॉजेज को समझने का सबसे आसान तरीका है उन्हें 3 कैटेगरीज में बांटना। पहला है प्री रीनल, जिसका मतलब है प्रॉब्लम किडनी से पहले है। इसे ऐसे समझिए जैसे पानी की सप्लाई कट हो गई हो, ब्लड फ्लो कम होने की वजह से। दूसरा है इंट्रिंसिक रीनल, जिसमें प्रॉब्लम किडनी के अंदर ही है, यहाँ फिल्टर डैमेज हो गया है। और तीसरा है पोस्ट रीनल, जिसमें प्रॉब्लम किडनी के बाद है। इस केस में ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो गया है। ये चार्ट हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में AKI के सबसे कॉमन कॉजेज दिखाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्री रीनल कॉजेज यानी किडनी तक परफ्यूजन की कमी सबसे बड़ा रीजन है, लगभग 60% केसेस में। उसके बाद आते हैं इंट्रिंसिक रीनल कॉजेज, जिनमें सबसे कॉमन है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस या ATN। पोस्ट रीनल कॉजेज कम कॉमन है, लेकिन उन्हें रूल आउट करना बहुत जरूरी है क्योंकि उनका ट्रीटमेंट अक्सर आसान होता है। तो किन पेशेंट्स पर हमें एक्स्ट्रा नजर रखनी चाहिए? ये है हाई रिस्क लिस्ट। इसमें आते हैं ज्यादा उम्र के लोग, पहले से मौजूद बीमारियां जैसे CKD या डायबिटीज, हार्ट या लिवर फेलियर, सेप्सिस, डिहाइड्रेशन, बड़ी सर्जरी और नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट्स का एक्सपोजर। अब आप इमेजिन कीजिए एक 75 साल का पेशेंट जिसे डायबिटीज और हार्ट फेलियर है और वो कार्डियक सर्जरी के लिए एडमिट हुआ है। आप समझ सकते हैं कि उस पेशेंट में AKI डेवलप होने का रिस्क कितना ज्यादा बढ़ जाता है। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए एक अलग स्लाइड है। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स इंट्रिंसिक AKI का एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए हर पेशेंट का मेडिकेशन चार्ट रिव्यू करना, खास करके उनका जिनका क्रिएटिनिन बढ़ रहा हो, ICU में एक बेहद जरूरी स्टेप है। कॉमन कल्प्रिट्स में आते हैं NSAIDs, कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स और वैंकोमाइसिन, ACE इनहिबिटर्स और डायरेटिक्स। इन सब पर ध्यान देना जरूरी है। हमने क्यों और किसको कवर कर लिया है। अब देखते हैं क्लिनिशियन का रोल। हम इस साइलेंट थ्रेड को बेडसाइड पर कैसे डिटेक्ट करते हैं और डायग्नोसिस को कंफर्म कैसे करते हैं। तो पेशेंट क्या सिम्टम्स लेकर आएगा? सबसे कॉमन और शुरुआती साइन है यूरिन आउटपुट का कम होना, जिसे ओलिग्यूरिया कहते हैं। जब बॉडी में फ्लूइड जमा होता है तो पेशेंट को स्वेलिंग या ईडीमा हो सकता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा होने से थकान, नोजिया और वॉमिटिंग हो सकती है। अगर फ्लूइड लंग्स में जमा हो जाए तो सांस लेने में तकलीफ होती है और सिवियर केसेस में यूरिमिक टॉक्सिन्स की वजह से कन्फ्यूजन भी हो सकता है। ध्यान रखें कि शुरुआत में सिम्टम्स बहुत नॉन स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो पेशेंट में AKI को पहचानें और कंफर्म कैसे करें, इसके लिए एक सिस्टमैटिक डायग्नोस्टिक अप्रोच की जरूरत होती है। ये है हमारा डायग्नोस्टिक टूलकिट। सबसे पहले एक डिटेल्ड पेशेंट हिस्ट्री, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें डिहाइड्रेशन या फ्लूइड ओवरलोड के साइंस देखे जाते हैं। उसके बाद आते हैं टेस्ट्स, सीरम क्रिएटिनिन और BUN की ब्लड मार्कर्स हैं। यूरिन एनालिसिस से हमें किडनी के अंदर की झलक मिलती है। FNA एक स्पेशल टेस्ट है जो प्री रीनल और इंट्रिंसिक कॉजेज के बीच फर्क बताता है। और आखिर में किडनी अल्ट्रासाउंड, जो किसी भी पोस्ट रीनल ऑब्स्ट्रक्शन को रूल आउट करने के लिए जरूरी है। डायग्नोसिस के लिए अब हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन यूज करते हैं जो KDGIO गाइडलाइंस से आई है। याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि KDGIO 2 पिलर्स पर बना है, या तो सीरम क्रिएटिनिन में एक स्पेसिफिक चेंज या फिर यूरिन आउटपुट में एक स्पेसिफिक कमी। अगर पेशेंट इन दोनों में से किसी भी एक क्राइटेरिया को मीट करता है तो उसे AKI डायग्नोस किया जाता है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखते हैं। KDIO KT को 3 स्टेजेस में डिवाइड करता है सिवियरिटी के हिसाब से। स्टेज 1 एक हल्की इंजरी है जिसे क्रिएटिनिन में थोड़ी सी बढ़ोतरी या 6 से 12 घंटे के लिए यूरिन आउटपुट कम होने से डिफाइन किया जाता है। स्टेज 2 एक मॉडरेट इंजरी है जिसमें क्रिएटिनिन ज्यादा बढ़ता है या यूरिन आउटपुट लंबे टाइम तक कम रहता है। और स्टेज 3 सिवियर AKI है जिसमें क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डायलिसिस की जरूरत पड़ती है या यूरिन आउटपुट बहुत लंबे टाइम के लिए बहुत कम हो जाता है। ये स्टेजिंग ही हमारे मैनेजमेंट डिसीजंस को गाइड करती है। डायग्नोसिस और स्टेजिंग हो गई, अब वक्त के खिलाफ असली रेस शुरू होती है। ये हमारी डिस्कशन का सबसे हाई स्टेक्स और एक्शन ओरिएंटेड पार्ट है। हम पेशेंट को कैसे मैनेज करते हैं ताकि उनकी किडनीज को सपोर्ट मिले और रिकवरी हो। AKI मैनेजमेंट के 5 कोर प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। अगर डिहाइड्रेशन है तो फ्लूइड्स दो, सेप्सिस है तो एंटीबायोटिक्स शुरू करो, ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसे हटाओ। नंबर 2, फ्लूइड स्टेटस को ऑप्टिमाइज करो, जो एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। नंबर 3, नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट्स बंद करो। चौथा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को ठीक करो। और 5वां, अगर इन सब से पेशेंट को आराम नहीं मिलता तो हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी
यानी डायलिसिस कंसिडर करते हैं। अब आँखी के सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस में से एक देखते हैं, हाइपोकैलेमिया यानी हाइपोटेंशन, जो जानलेवा कार्डियक रिदमियाज कर सकता है। इसका क्लासिक ईकेजी साइन है पीक्ड टी वेव्स। तो इसे मैनेज कैसे करें? इसका एक 3 स्टेप अप्रोच है। स्टेप 1, कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करो, कैल्शियम ग्लूकोनेट देकर। स्टेप 2, पोटेशियम को ब्लड से सेल्स के अंदर शिफ्ट करो, इंसुलिन और डेक्सट्रोज देकर। और स्टेप 3, पोटेशियम को बॉडी से पूरी तरह निकाल दो, डायूरेटिक्स या डायलिसिस से। हाइपरकैलेमिया के अलावा और भी बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस तब होता है जब ब्लड में एसिड जमा हो जाता है। पल्मोनरी एडीमा फ्लूइड ओवरलोड की वजह से लंग्स में पानी भर जाना है। यूरीमिया वेस्ट प्रोडक्ट्स के जमा होने से होता है, जिससे कन्फ्यूजन या हार्ट के आसपास इन्फ्लेमेशन जैसे सिम्टम्स आते हैं। और याद रखिए, किडनी फेलियर पूरे शरीर पर असर डालता है और दूसरे ऑर्गन्स के फेल होने का रिस्क भी बढ़ा देता है। तो डायलिसिस की ज़रूरत आखिर कब पड़ती है? इसकी इंडिकेशंस को हम एक फेमस निमोनिक AIOU से याद रख सकते हैं। A से एसिडोसिस, जो थेरेपी से ठीक ना हो। E से इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मैलिटीज जैसे सिवियर हाइपोकैलेमिया। I से कुछ इंटॉक्सिकेशंस या ओवरडोज। O से फ्लूइड ओवरलोड, जो डायूरेटिक से ठीक ना हो। और U से यूरीमिया, जिसके सिवियर सिम्टम्स हों। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेकअवे है। पेशेंट को क्राइसिस से मैनेज कर लिया गया है, तो अब आगे क्या है? रिकवरी के रास्ते पर। इस आखिरी सेक्शन में हम आउटकम्स पर फोकस करेंगे और की रिवीजन पॉइंट्स को समराइज करेंगे। AKI के बाद प्रोग्नोसिस क्या है? अच्छी खबर ये है कि एक काफ़ी बड़ा हिस्सा पेशेंट्स का पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए AKI का एक एपिसोड आगे चलकर क्रॉनिक किडनी डिजीज डेवलप होने का एक बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है। और दुख की बात यह है कि कुछ पेशेंट्स डायलिसिस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। 1, AKI किडनी फंक्शन में एक सडन डिक्लाइन है, जिसे KDIGO क्राइटेरिया से डिफाइन किया जाता है। 2, अपनी सोच को स्ट्रक्चर देने के लिए हमेशा कॉजेज को प्रीरीनल, इंट्रिंसिक या पोस्टरीनल में क्लासिफाई करें। 3, वॉल्यूम स्टेटस असेस करना और मेडिकेशन लिस्ट रिव्यू करना कभी ना भूलें। 4, की टेस्ट हैं क्रिएटिनिन, यूरिन आउटपुट और अल्ट्रासाउंड। 5, मैनेजमेंट का फोकस कॉज को ट्रीट करना, फ्लूइड्स ऑप्टिमाइज करना और नेफ्रोटॉक्सिन से बचना है। और 6, हाइपरकैलेमिया जैसे जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस के लिए हमेशा अलर्ट रहें। हमने आज AKI के बारे में बहुत कुछ सीखा है, डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक। लेकिन मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। हम सिर्फ AKI को ट्रीट करने से आगे बढ़कर अपने हाई रिस्क पेशेंट्स में इसे एक्टिवली प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमेशा की तरह इलाज से बेहतर बचाव है। मेडिकल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए ICU विद अजय चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।